हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके चैप्टर नंबर 10th को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हम मानव बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव बस्तियों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका उद्भव कैसे हुआ और उनका पैटर्न क्या है। जो मानव बस्तियों का जो आकार है वो किस टाइप का है और इनका जनरल पैटर्न क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ह्यूमन सेटलमेंट को, जो हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी है, जो भारत के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें पॉपुलेशन है, ट्रेड है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी का एक अलग से टॉपिक है। तो इंडियन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन सेटलमेंट का, वो एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम इसमें बेसिक चीज़ें देखेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है और इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका उद्भव कैसे हुआ और क्रमिक विकास कैसे हुआ। उसके बाद में जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव बस्तियां हैं, उनका पैटर्न क्या है। विभिन्न प्रकार के आकार की ह्यूमन बस्तियां जो मानव सेटलमेंट है वो विकसित होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टी आकार की है, या लाइनिंग है, या जो वर्ताकार है। इस टाइप के पैटर्न पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो आकारिकी के आधार पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है, फॉर एग्जांपल बस्तियों का जो जो मकान है वो कहने का मतलब संगठित है, कहने का मतलब गुंछित रूप में है, या प्रकीर्णित रूप में है, एक दूसरे से दूर दूर है। तो पहाड़ी ढलानों में किस टाइप की बस जो ह्यूमन सेटलमेंट है डेवलप होती है, मैदानी क्षेत्रों में किस टाइप की होती है, मरुस्थल में किस टाइप की होती है। तो ये जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ह्यूमन सेटलमेंट को डिस्कस करेंगे। और आज बेसिक चीज़ें देखेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ और ये एक्चुअली में क्या है। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट का, आपका चाहे जो कोई भी एग्जाम हो, फॉर एग्जांपल आपका जो यूपीएससी का ऑप्शनल का हो जियोग्राफी का, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, लैब असिस्टेंट का हो, इसमें ह्यूमन सेटलमेंट का पॉपुलेशन के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा कि जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आधार क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वो। ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में बेसिक बात दे रखी है कि ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है। ठीक है। मानव बस्ती होती क्या है। शुरुआत में है कि हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। आप इसे ग्राम, नगर या एक शहर कह सकते हैं। मानव बस्ती के उदाहरण हैं। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल में होता है और इसमें जो बस्तियों के रूप है उनके वातावरण के संबंध में उनको दर्शाया जाता है। यानी जो वातावरण है और जो ह्यूमन का निवास है उनको एक दूसरे से इंटरलिंक किया जाता है। जहाँ पर मानव रहता है, जहाँ पे ह्यूमन का जो रहने का एनवायरनमेंट है, उसी को हम ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ है, मानव बस्ती कहलाती है। ठीक है। एक लोकेशन है, फॉर एग्जांपल जयपुर सिटी है, और ये जयपुर सिटी स्थायी रूप से है। अब जयपुर सिटी में कोई कॉलोनी बस रही है या बिगड़ रही है, उसको कहने का मतलब हटाकर कोई उसकी जगह अलग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो वो कॉलोनी या पर्टिकुलर जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसमें चेंजेस किया जा रहा है। जयपुर सिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, यानी जयपुर सिटी को उठा के कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा रहे हैं। तो जहाँ पर साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ होता है उसे मानव बस्ती कहते हैं। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय और स्थान के साथ निरंतर बसती रहती है। कहने का मतलब इसमें ग्रोथ ही होती रहती है, लेकिन ये इनमें कोई चेंजेस नहीं आता है स्थान को लेकर समय के साथ। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती है, जिसमें निवास कुछ ही समय, जैसे ऋतु के लिए हो, जो ऋतु प्रवास करते हैं हिली एरिया में, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो टेंट टाइप के घर बनाते हो, जो अपना काम हो उस टाइम वो टेंट लगा देते हैं। और जैसे ही हमारा जो ऋतुएं खत्म हुई, सीजन खत्म हुई प्रोडक्शन की, जैसे ही उसको टेंट को उखाड़ के अपने साथ घर लेके आ गए। तो ठीक है, ये अस्थायी प्रकार की कुछ हो सकती है। अब बस्तियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, ग्रामीण और नगरीय जो द्विभाजन है। ठीक है। कहने का मतलब जो डाइकोटोमी है रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में, जो डाइकोटोमी है उसको एक बार देखते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये सभी स्वीकार करते हैं कि बस्तियों में भेद नगरीय व ग्रामीण आधार पर होता है, परंतु हम किस को ग्राम कहें किस को नगर कहें, इसमें मतैक्य है। यानी हम जनरली बोल देते हैं कि कोई अपेक्षाकृत छोटे रूप से स्थायी निवास है, उसको हम ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, गांव बोलते हैं। और जैसे ही कोई बड़ा शहर दिखता है, फॉर एग्जांपल जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, दिल्ली है, ठीक है, तो इस टाइप के बड़ी सिटी देखते ही हमारे मुंह से निकलता है नगर है। ठीक है, बड़ी सिटी है। तो ये डिफरेंस एक जो इसकी इसका पैरामीटर क्या है उसको जानना है। ठीक है। यद्यपि जनसंख्या इसका एक मापदंड हो सकती है, यानी जनसंख्या के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या अपेक्षा अगर 2-3 हज़ार के आसपास रहती है, वहीं पे शहरी क्षेत्र में 10 हज़ार या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन लाखों में रहती है। पर यह सर्वव्यापी मान
मापदंड नहीं है, क्योंकि भारत व चीन जैसे घने बसे देश, उनमें कई ऐसे ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से अधिक है। ठीक है, अब यूपी साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे कहने का मतलब जो ग्रामीण जनसंख्या में 50-50 हज़ार लोग रहते हैं, उसको हम गांव बोलते हैं इंडिया में और चाइना में। वहीं पे यदि स्पेन है, फ्रांस का जो क्षेत्र है, ब्रिटेन का क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, वहाँ पर मतलब 50 हज़ार पॉपुलेशन होना किसी भी रीजन में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके बाद में एक समय था जब एक ग्राम के निवासी का मुख्य उद्यम कृषि करना था, प्राथमिक गतिविधियों में लगा रहना था, परंतु वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कार्य करती है, तथापि वे गांवों में रहना पसंद करती है। अतः ग्रामों व शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीय या तृतीय गतिविधियों से संबंधित है। इसके विपरीत ग्रामों में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन इत्यादि से संबंधित है। अब एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो व्यक्ति गांव में रहता था वो क्या करता था, खेती करता था, पशुपालन करता था, मछली पकड़ता था। ठीक है, इस टाइप का वो काम करता रहता था। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या है कि धीरे धीरे चेंज होने लगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम की बात करें तो फॉर एग्जांपल दिल्ली के आसपास या जयपुर के आसपास की बात करें तो 50 किलोमीटर के दायरे में कोई व्यक्ति रहता है गाँव में, वो जयपुर में आता है, सुबह 9 बजे आता है, शाम को 5 बजे वापस निकल जाता है। तो ये रहता तो गाँव में है, लेकिन वो काम कहाँ करता है, जयपुर सिटी में करता है। ठीक है, तो अब इसका जो दायरा है एक्चुअली में वो है तो ग्रामीण परिवेश है, उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में, वो कृषि है, मछली पकड़ना, कृषि लकड़ी काटना सॉरी, और उसके बाद में खनन कार्य, पशुपालन, वो हो रहे हैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसका पैसा है वो द्वितीय या तृतीय क्लब में गतिविधि में हो सकता है, वो कोई जॉब कर रहा हो। ठीक है, तो इस टाइप के ये चेंजेस हो सकते हैं। तो हम ग्रामीण और शहरी परिवेश को, शहरी व्यवस्था को कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ग्रामीण है या ये शहरी है? या तो आप जनसंख्या से देख लो कि अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले स्थान को ग्रामीण यानी रूरल एरिया बोलते हैं, और जो ज़्यादा जनसंख्या है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको हम शहरी क्षेत्र बोल सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिक बेस ले लेते हैं कि जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, कृषि करना, मछली पालन है, खनन कार्य है, उसको हम ग्रामीण क्षेत्र बोल देते हैं। और जहाँ पे सेकेंडरी यानी औद्योगिक और सर्विस सेक्टर है, उसको हम शहरी क्षेत्र बोल सकते हैं। उपनगरीकरण। अब उपनगरीकरण क्या है कि ये एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्र में जा रहे हैं। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित होते जा रहे हैं जो जहाँ से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों में, कार्यस्थलों पर आते जाते रहते हैं। यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, जयपुर सिटी के बाहर 50 किलोमीटर के आसपास कोई व्यक्ति रह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो क्या करता है, दिन में काम करने जाता है सिटी में और वापस नाइट में अपने घर आ जाता है वापस। ठीक है, तो इसी को उपनगरीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में उनके द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के आधार पर विभेदीकरण करना अर्थपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के पदानुक्रम में समरूपता नहीं है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप को पदानुक्रम की में निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है, जबकि यह भारत में नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि एक देश के अंदर ही कार्यों का स्तर प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जो सुविधाएं विकसित देशों के ग्रामों में पाई जाती है, वैसी सुविधाएं विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में, गांवों में दुर्लभ होती है। कहने का मतलब अमेरिका में जो व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में मिलती है, हो सकता है वो व्यवस्था भारत में किसी नगर में मिलती हो। ठीक है, तो आप जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसको पॉइंट ऑफ व्यू मानकर ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक इनबॉक्स इन्फॉर्मेशन है कि 1991 की जनसंख्या गणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सभी स्थान जहां नगरपालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड यानी कैंटोनमेंट बोर्ड हो, या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि कम से कम 5,000 व्यक्ति वहां निवास करते हो। दूसरी बात, तीसरी बात है 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। और चौथी बात है जनसंख्या का घनत्व 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है, यानी ये चार बातें, ऐसे स्थान क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे। तो ये जो चार पैरामीटर है ये 1991 की पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो 1991 का पॉपुलेशन सेंसस याद रखना है, और उसमें ये चार चीज़ें नोटिफाई की गई है कि किसी भी जगह को नगर कैसे किसे बोलेंगे। अब नेक्स्ट है बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। ठीक है, कितने टाइप की होती है और उनका पैटर्न क्या होता है। अब जिसमें पहली है बस्तियों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
ठीक है। अब आकार के आधार पर बस्तियों को बेसिकली दो प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सनती बस्ती और पहली है सनती बस्ती और दूसरी है प्रकीर्ण बस्ती। अब सनती बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में क्या फर्क है कि इस प्रकार की बस्तियों में वह होती है जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं और व्यवसाय भी समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको सयाती बस्ती का एग्जाम्पल दिख रहा है, जो मकान है वो एक दूसरे के करीब करीब है, तो इसको सयाती बस्ती बोलते हैं। नेक्स्ट है परकीन बस्ती। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यह एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। अब इसमें इस मैप में आप देख सकते हैं, एक मकान यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है, और यहाँ पे ये विकिरणित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह है परकीर्ण बस्तियों के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्ती। अब ग्रामीण बस्ती क्या होती है? ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीक संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक है। अब ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? बेसिक कारक है। पहला है जलापूर्ति। ठीक है, अब जलापूर्ति में क्या है कि यदि कोई जल का स्थान है, फॉर एग्जाम्पल कोई तालाब है, तो उसके चारों ओर ग्रामीण बस्ती का विकास हो जाएगा। बस बेसिक सिंपल थिंक है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तो ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया कि साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियां, झीलें और झरने इत्यादि के समीप स्थित होती है, जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों, नदी किनारे के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धता जैसे अनेक लाभ उपलब्ध करवाते हैं, यानी ये नम बिंदु, वेट पॉइंट। फार्म भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं जल स्रोतों से वहां के निवासी भोजन हेतु मछली पकड़ने और नाव चलाने योग्य नदियों और झीलों जल यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है नम पॉइंट। ठीक है, नम बिंदु कहाँ पे स्थित होता है? या तो कोई झील के किनारे हो या कोई नदी के किनारे जो भी बसा होता है उसको नम बिंदु क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। दूसरा है भूमि। अब भूमि क्या है कि मनुष्य बसने के लिए जगह का चुनाव करता है और जहाँ पर कृषि कार्य उपयुक्त है या उपयोग है वहाँ पे रहता है। यूरोप में दलदली क्षेत्रों या निचले क्षेत्रों में बस्तियां नहीं बसाई जाती। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भागों, तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में बसते हैं। ठीक है, तो समतल क्षेत्रों में ही बसते हैं। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यूरोप में ज्यादातर ग्रामीण बस्तियां दलदली क्षेत्रों के निकट बसती है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये है चावल की खेती के लिए, क्योंकि चावल को जो जो चावल की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें है कि जमीन पर पानी एनी टाइम थोड़ा थोड़ा भरा रहना चाहिए, और चावल की खेती उस रीजन में होती है जहाँ पे दलदल हो। ठीक है, तो वहाँ पे उसके बाद में उच्च भूमि के क्षेत्र। अब मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना, वहां पर बाढ़ के समय में होने वाली क्षति से बचा जा सके, मानव व जीवन सुरक्षित मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्ण कटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे बाढ़ व कीड़े मकोड़े से बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल ये मकान बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि नीचे जो मकान और जो सतह है, लैंड सरफेस है, उसके बीच में गैप है। ठीक है, तो एक तो बाढ़ आए तो ये मकान बाढ़ के पानी से बच सकता है, या दूसरे जो कीड़े मकोड़े टाइप के जो होते हैं वो परेशान नहीं करे। ठीक है, तो एक तो आपको याद रखना है नम बिंदु के बारे में, दूसरा याद रखना आपको शुष्क बिंदु के बारे में, ड्राई पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखने, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गृह निर्माण सामग्री। अब गृह निर्माण सामग्री का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति मकान बनाएगा तो उसका मटेरियल किस प्रकार का होगा। फॉर एग्जांपल थार का डेजर्ट है, उसमें मकान बनते हैं वो अलग मटेरियल से बनते हैं, चौड़ी दीवारें होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में और हिली एरिया में जो मकान बनते हैं वो अपेक्षाकृत कहने का मतलब थोड़े जमीन में धंसे हुए मकान होते हैं। उसी प्रकार मैदानी क्षेत्र में मकान होते हैं वो समतल मैदानों में होते हैं। ठीक है, तो ये मकान अलग अलग क्यों, अलग अलग स्ट्रक्चर इनका क्यों होता है? इसका मेन कारण है कि मानव बस्तियों के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपना बस्ती बसाता है। वनों को काटकर प्राचीन गांवों को बनाया गया। ठीक है, वनों को काटकर प्राचीन गांवों को बनाया गया
जहाँ लकड़ी बहुतायत में थी। अब चीन के लोएस क्षेत्र में वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते हैं और अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो हिमखंडों में अपना इग्लू का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ में। पहली बात तो चीन जो लोएस क्षेत्र है वो चीन में स्थित है, पहली बात ये याद रखनी है। और ये वहाँ पे लोग कंदराओं में क्यों रहते हैं? कंदराओं में इसलिए रहते हैं कि लोएस जो कहने का मतलब विंड एक्शन द्वारा जो पवन की क्रिया द्वारा जो कहने का मतलब अपने जो मैदानी क्षेत्र होता है ना उस टाइप की सलाह करती है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर लोग कंदराओं में रहते हैं। उसके बाद में जो अफ्रीका का सवाना प्रदेश है, सवाना प्रदेश कोई कॉन्टिनेंट पूछ ले कभी भी किसी भी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो ये सेंट्रल अफ्रीका में है। तो वहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान बनते हैं। और उसी प्रकार जो एस्किमो है वो हिमखंड से इग्लू का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इमारती पत्थर होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सैंड स्टोन होता है, वैसे के वैसे वहाँ पे वो बर्फ की शिलाओं से मकान बनाते हैं, उसको इग्लू बोलते हैं। तो ये दो तीन चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो जो लॉयस प्रदेश के बारे में, दूसरा अफ्रीका का सवाना प्रदेश, और तीसरा एस्किमो का इग्लू। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुरक्षा। जो सिक्योरिटी है उसके पर्पज से जो ह्यूमन सेटलमेंट का निर्माण होता है वो विकसित होते हैं। कैसे? राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, पड़ोसी समूहों में उपद्रवी होने की स्थिति में गांव को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता है। नाइजीरिया में खड़े इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। अब ये इंसेलबर्ग का क्या मतलब है यहाँ पर, ये हम जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है 11th क्लास की उसमें पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे कि इंसेलबर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नियोजित बस्तियां। इंसेलबर्ग अपेक्षाकृत एक जो समतल मैदानी भाग होता है उसमें ऊंचा उठा हुआ पहाड़ी नुमा भाग होता है, जहाँ पर कहने का मतलब ह्यूमन सेटलमेंट होता है। तो वहाँ पे वो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से घर बनाते हैं। नियोजित बस्तियां, इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती है। ग्रामीण ग्रामवासियों द्वारा स्वतः जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता है, सरकार द्वारा अधिकृत की गई ऐसी बस्तियों पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी एवं अन्य अवसंरचना उपलब्ध आदि उपलब्ध करवाकर बस्तियों को विकसित करवाता है। इथियोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नगरीय बस्तियों का विकास करके अच्छे उदाहरण है। ठीक है, तो नियोजित बस्तियां क्या करती है? गवर्नमेंट बसाती है किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये है नियोजित बस्तियां। उसके बाद में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ग्रामीण बस्तियों का जो प्रकार होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप यानी पैटर्न, किस टाइप के पैटर्न बनते हैं। अब हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस की इसमें? पहला तो क्या था? जल की आपूर्ति। ठीक है, उसके बाद में भूमि का प्रकार, उसके बाद में उच्च भूमि सतह, और उसके बाद में गृह निर्माण सामग्री, सुरक्षा और नियोजित बस्तियां। तो अब आपको बेसिक चीजें माइंड में आ गई होगी कि एक्चुअली में जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं और जो लोकेशन होगी वो किस प्रकार की होगी। तो ये चीजें डिस्कस कर ली। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो लोकेशन डिसाइड होने के बाद में जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसका पैटर्न किस टाइप का बनता है। ठीक है, तो पहले बस जो पैटर्न के डिसाइडिंग फैक्टर है उसको देख लेते हैं कि ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप ये दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार की एक दूसरे से संबंधित है। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, सीमावर्ती समीपवर्ती स्थलाकृतियां एवं क्षेत्रों का भूभाग, स्थान आदि रखते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से मानदंड है? ठीक है, पहला है विन्यास के आधार पर, यानी जो सेंटर पॉइंट है किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का उसको विन्यास के आधार पर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पैटर्न दे रखे हैं इनको अभी डिस्कस करते हैं, बैक टू जो पॉइंट टू पॉइंट जैसे आएंगे। ठीक है, तो विन्यास के आधार पर, विन्यास का मतलब है कि जो गांव कोई भी गांव है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसके आधार पर जो बस्तियां होती है। जैसे मैदानी ग्राम है, पठारी ग्राम है, तटीय ग्राम, वन ग्राम, मरुस्थलीय ग्राम। कार्य के आधार पर कृषि ग्राम है, मछुआरों के गांव है, लकड़हारों के ग्राम है, पशुपालक ग्राम है आदि। उसके बाद में बस्तियों की आकृति के आधार पर। ठीक है, अब बस्तियों की आकृति के आधार पर जो ग्रामीण गांव बनते हैं वो बेसिकली ये इस टाइप के बनते हैं। रेखीय प्रतिरूप, चौकी पट्टी। ठीक है, चौक पट्टी, तारों के आकार का, टी आकार, वर्ताकार और दोहरा प्रतिरूप। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि इसमें कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां बनती है, जिसमें कि रेखीय, आयताकार, वर्ताकार, तारे के समान, टी आकार, चौक पट्टी और दोहरे ग्राम। ठीक है, तो इसमें पहला है रेखीय प्रतिरूप। अब रेखीय प्रतिरूप उस प्रकार की बस्तियों के मकान सड़क, रेल लाइन, नदियों और नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रेखीय बस्ती है, ये यहाँ पे कोई नदी जा रही है, ठीक है, या कोई नहर है, इसके दोनों ओर घर बन गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जनरली रेखीय प्रतिरूप। लाइनिंग जो लाइनर पैटर्न होता है वो लीनियर है। उसके बाद में आयताकार।
आयताकार में होता है कि ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, कहने को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। फॉर एग्जांपल ये कोई मेन रूट जा रहा है, इस पे कोई दूसरा छोटा रास्ता है वो जा रहा है, तो यहाँ पे जो सड़क के दोनों किनारे पर जो घर बनेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं चौक पट्टी प्रतिरूप। ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव झीलों अथवा तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित हो। कहने का मतलब ये कोई तालाब है, ठीक है, तालाब के आसपास कोई भूमि छोड़ दी थोड़ी, या एक साइड में छोड़ दी, यहाँ पे छोड़ दी, मान लो यहाँ पे थोड़ी छोड़ दी, तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, यहाँ पे जल है, और यहाँ पर जो पशुओं के लिए रहने के लिए जगह छोड़ दी। तो कहने का मतलब जो कोई बाहरी जो शिकारी जानवर आते हैं वो इन पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए ये वर्ताकार प्रतिरूप में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये तालाब है, ठीक है, और इसके यहाँ पे ये जो भी रास्ते आते हो या कोई नहर हो, कोई नदी हो छोटी, तो इसके आसपास जो ग्रामीण बनते हैं वो वर्ताकार प्रतिरूप में बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तारे के आकार के प्रतिरूप। जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं, उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहाँ तारे के आकार की बस्तियां विकसित होती है। ठीक है। स्टार लाइक पैटर्न, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जो एक दूसरे, हो सकता है कि ये मुख्य कोई नदी हो या कोई मेन रास्ता हो, इसके जो बाद में जो बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं जो इसमें आकर मिलते हैं, तो इनके दोनों ओर जो भी मकान बनते हैं वो स्टार लाइक पैटर्न बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। जो ये वर्ताकार प्रतिरूप है ये एंशियंट टाइम से एक जो पैटर्न है ग्रामीण बस्तियों का वो चला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में भी इस टाइप की बस्तियां बसती थी, और उनका जो बेस होता था वो कोई तालाब होता था, कोई झील होती थी, उसके चारों ओर उनको जल भी मिल जाता था, आसपास में खेती भी हो जाती थी, पशुपालन के जल भी उपलब्ध होता था। तो जो आरंभिक ह्यूमन सेटलमेंट है वो इस टाइप का है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टी आकार या वाई आकार या क्रॉस आकार की बस्तियां। अब टी आकार में ऐसा है, ठीक है, अब वाई आकार में इस टाइप की बनती हैं, और क्रॉस आकार में इस टाइप की बनती हैं। तो टी आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती है, जबकि वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग में मिलता है, यानी कि ये दो मार्ग आए और ये तीसरा मार्ग। ठीक है, तो इसके जो दोनों साइड में जो बस्तियां होगी, ठीक है, तो इनको वाई आकार की बस्तियां बोलेंगे। और टी आकार की बस्तियों में एक मुख्य सड़क है, उसमें कोई ग्रामीण सड़क आकर मिल रही है, तो इसके आसपास जो भी मकान बनेंगे वो। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर प्रारंभ होती है, और चौराहे से सभी दिशों में बसा आरंभ होता है। कहने का मतलब ये कोई चौराहा है, दो सड़कें आपस में काट रही है, तो यहाँ से बस्तियां स्टार्ट होगी इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रॉस आकार की बस्तियां। ठीक है। अब नेक्स्ट है दोहरे ग्राम। ठीक है। डबल पैटर्न कैसे बनता है कि नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। अब एक तो आपका एग्जाम्पल है लीनियर आकार का, ठीक है, रेखीय प्रतिरूप। अब यहाँ पे देखते हैं दोहरे आकार का प्रतिरूप। जैसे एक तो आपने यहाँ पे रेखीय प्रतिरूप पढ़ा, यहाँ पे ये पढ़ा है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे दोहरा प्रतिरूप पढ़ते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? बेसिक फर्क ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेन रूट है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये नदी जा रही है, ठीक है। अब नदी जा रही थी, इसको नदी को क्रॉस करने के लिए कोई यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे व्यक्ति नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई नदी या ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा है कि इस नदी को पार करने का कोई एक कंटिन्यूअस यहाँ पे कोई नदी जा रही है, वो वहाँ उसके दोनों ओर जो घर बनेंगे वो रेख के प्रतिरूप में होंगे। लेकिन जहाँ पर आपको क्रॉस करने के लिए कोई कहने का मतलब स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वहाँ पे दोहरे आकार के प्रतिरूप बनेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। अब हमने ग्रामीण बस्तियों को के जो प्रभावित करने के कारक है उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है, जैसे जलापूर्ति और जो भौगोलिक क्षेत्र थे वो पढ़ लिए। उसके बाद में जो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप है उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम एक जो ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं क्या है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक होती है, इनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित होता है, ये नियोजित के सम्मुख बड़ी चुनौतियां सुअवसर प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर ग्रामीण है जनसंख्या है, एक तो उनकी ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम होती है, और उनके पास में एक स्ट्रक्चर वह होता है, कहने का मतलब वहाँ पे सड़कें अच्छी होती है, पानी की सुविधा होती है, लाइट की सुविधा होती है, उसके बाद में जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी होती है। लेकिन वहीं पे यदि भारत की बात करें तो यहाँ पर एक तो जो ग्रामीण बसें हैं, ग्रामीण बस्तियाँ हैं, वो क्या है, इनका एक आधारभूत ढांचा नहीं है, मतलब सड़कें नहीं है तो भी टूटी फूटी है, और बिजली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, यदि है तो भी वो 2-3 घंटे आती है दिन में 24 घंटे में। उसके बाद में
जो कनेक्टिविटी है दूसरे ग्रामीण से, तो वो है नहीं प्रॉपर। और जो ग्रामीण में जो घर बनते हैं, अब विकसित देशों में क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, गवर्नमेंट ने पैरामीटर सेट कर दिया कि आपके पास ये वस्तुएं होनी जरूरी है यदि आप घर बना रहे हो तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में पार्किंग का लॉट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यदि आप कोई पशु रख रहे हैं, गाय या भैंस है, ठीक है, तो उस टाइप का कोई जानवर रख रहे हैं, पेड़, तो उनके लिए अलग से आपको ज़मीन रखनी पड़ेगी। उसके बाद में आप घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए आपको बाकायदा जो नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, जो यूके है, उनमें ये पैरामीटर है कि यदि आप घर बना रहे हैं तो आपके पॉपुलेशन के हिसाब से आपके घर का जो पैटर्न है वो होना चाहिए, ठीक है। घर में कहने का मतलब जो हीटिंग और कूलिंग का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो यदि ये ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं हो तो वहाँ पे उनको स्लम एरिया में डेवलप कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ पे न तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, घर में कहने का मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा, जहाँ संयुक्त परिवार रहता है वहाँ पे जो पूरा प्राचीन घर बने होते हैं वो छोटे हैं, ठीक है। तो मैच नहीं खा रहे हैं। उसके बाद में जो रहने की व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। विक- विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल सुविधा तो लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या है। दक्षिणी एशिया के देशों में प्राय बाढ़ सूखे से ग्रसित रहते हैं। सिंचाई सुविधा कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब एक तो जल पीने के लिए भी पानी नहीं है तो आप एग्रीकल्चर कहाँ से करोगे। तो फॉर एग्जांपल ये कोई ग्रामीण है, वहाँ पे 10,000 की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे जल नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, ठीक है। अब जल पीने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी भी नहीं है तो एग्रीकल्चर कहाँ से करेंगे। और यदि पानी पीने के लिए पानी नहीं है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, आसपास, तो अब खाने के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, तो हंगर रहेगी वहाँ पे, ठीक है, पॉवर्टी आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो चैन बनती जाती है बाद में धीरे धीरे। सोचकर कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य हैं, जिसमें इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती है, ठीक है। और मकानों की रूपरेखाएं, उनके प्रयुक्त होने वाले गृह निर्माण सामग्री हर परिस्थिति प्रदेशों में भिन्न होती है। जो मकान मिट्टी और लकड़ी या छप्पर के बनाए जाते हैं, उन्हें भारी वर्षा या बाढ़ के समय में काफी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। जो कहने का मतलब घास फूस के या लकड़ी के आधार पर जो घर बनते हैं वो बाढ़ में, इस टाइप के सीजन में, आंधी तूफान में वो टूट जाते हैं। हर वर्ष उनके उचित रखरखाव की आवश्यकताएं होती है। अधिकतर मकानों की रूपरेखा ऐसी होती है जिसमें उपयुक्त समातन नहीं होते हैं। मकान एक एक ही मकान में मनुष्य के साथ पशु भी रहते हैं। इसी प्रकार पशु शेड और उनके चारा रखने की जगह नहीं होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जंगली जानवरों, पालतू पशुओं और उनके चारा की रक्षा उचित ढंग से नहीं की जा सकती है। अब जो मैंने चीज़ें बताई थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे ये पशु चारे के लिए अलग होती है, ठीक है। उसके बाद में जो मनुष्य हैं, पशु साथ में रहते हैं। उसके बाद में पार्किंग का लॉट अलग होता है। जंगली जो सॉरी पशु रहते हैं, उनके पशुओं को रहने के लिए और पशुओं के चारे के लिए भी वापस अलग अलग व्यवस्था होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था इंडिया में नहीं है। या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात है, तो ये खाली इंडिया की बात नहीं है, दूसरे देश है जो अविकसित देश है उनकी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्र से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है नहीं। और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, जो संचार की व्यवस्था है, वो भी इतनी विकसित है नहीं, ठीक है। तो एक बात और है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति पशुधन या पशुपालन कर रहा है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, या कोई जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनमें क्या सिचुएशन है कि पशुओं को पालने के लिए यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पर यूरोपियन कंट्रीज में यदि कोई व्यक्ति पशुपालन करना चाहता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गाय पाल रहा है वो दूध के लिए और जो अदर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल घी के लिए या उसके लिए, तो उनके लिए वहाँ पे क्या है कि प्रॉपर एक गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है कि यदि आप कहने का मतलब 100 गाय पाल रहे हैं, ठीक है, तो प्रत्येक गाय के लिए 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए आपके पास में। यदि आपके पास 100 हेक्टेयर जमीन है तो आप 100 गाय पाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यदि 100 गाय पाल सकते हैं तो चारे के लिए प्रत्येक गाय के लिए 1 हेक्टेयर जमीन होनी जरूरी है आपके पास में। उसके साथ में 10 हेक्टेयर जमीन आपके पास में एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है। 100 हेक्टेयर जमीन तो गायों के लिए होनी चाहिए आपके पास में, चारागाह के लिए, ठीक है। दूसरी बात, 10 हेक्टेयर जमीन अलग क्यों होनी चाहिए, उनके दुग्ध उत्पादन के लिए आपको जगह चाहिए कि जब गायों का दूध निकालेंगे तो उसके बाद में गायों के जो चारा है, ठीक है, उसकी व्यवस्था के लिए कि भाई साहब जो दूहने के बाद में गायों को चारा डालने की व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में कोई मशीनरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ग्रामीण जो सॉरी गायों के लिए चारा लाने ले जाने के लिए व्यवस्था करते हैं तो मशीनरी के लिए आपको इंतजाम करने पड़ेंगे। और एक कोई अलग
फैक्टर है जिसमें कोई व्यक्ति रह रहा है उसके आसपास में, ठीक है, तो उसके मकान के लिए, तो ये 3-4 चीजें आपको एडिशनल 10 हेक्टर जमीन में रखनी पड़ेगी, और प्रति हेक्टर पे एक गाय आपको रखनी पड़ेगी। यदि आपके पास में 100 हेक्टर जमीन है तो आपको 90 गाय पालने का अधिकार है वहाँ पर, ठीक है, पशुपालन का। तो ये पैरामीटर है, वहाँ पे सारी चीजें डिसाइड होती है। वहाँ पे कहने का मतलब ह्यूमन सेटलमेंट पे तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट से भी ज़्यादा पशुओं पे ध्यान रखा जाता है वहाँ पर। प्रॉपर एक डेवलप्ड मैकेनिज्म होता है, ठीक है, आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर लेना, ठीक है, मैकेनिज्म है जो एनिमल रेयरिंग का, पशुपालन का, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे ऐसा सिस्टम डेवलप होता है। नेक्स्ट है सड़क एवं संचार की व्यवस्था नहीं है, और वर्षा ऋतु में संपर्क टूट जाता है, आसपास के क्षेत्रों से कट जाता है, जिसमें आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि बारिश होती है, ठीक है, तो आसपास के जो नदी नाले हैं वो आ जाते हैं, तो उसके बाद में जो गांव है उसके 2 दिन के लिए वो पानी की वजह से कनेक्टिविटी कट हो जाती है। अब कोई उस गांव में इमरजेंसी हो गई, कहीं हेल्थ इमरजेंसी हो गई, तो उसको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। ये समस्या उस समय विकट हो जाती है जब ग्रामीणकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ हो, विशाल क्षेत्र मकान दूर दूर तक विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रामीण समस्या का निपटान कैसे किया जा सकता है, तो आपको यदि समस्या पता है तो आपका उसका सॉल्यूशन भी आपके पास मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक इनकी समस्याएं हैं। और अगले सेशन में हम नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़े, नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम ग्रामीण व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आने वाले सेशन में हम नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।